हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएल में आपका स्वागत है। मैं विवेक यादव आज आप लोग के सामने भूगोल और पर्यावरण से संबंधित समसामयिकी लेकर आया हूँ। पिछले एक हफ्ते के अंदर भूगोल और पर्यावरण से संबंधित जितने भी मुद्दे रहे उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। यह कक्षा न केवल प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी अपितु मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्नों के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कौन कौन से मुद्दे आज की कक्षा के अंदर हमें कवर करने हैं। देखते हैं, एक बार उन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो आपका जो टॉपिक आता है वो है गंगा नदी में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण। अभी हाल फिलहाल के अंदर गंगा नदी को लेकर 2 रिपोर्टें आई है, जिसमें वाराणसी की जो रिपोर्ट है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो माइक्रोप्लास्टिक है प्रदूषण है उसको लेकर न्यूज़ चर्चा के अंदर रही है। दूसरा है स्वच्छ गंगा नदी। इस स्वच्छ गंगा नदी में अभी हाल फिलहाल में लगभग 450 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं और ये स्वच्छ गंगा नदी क्या इसका महत्व है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा जो है आपका वो है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र। जो ये कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र आपको पता है भारत का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी है, जिसको EPZ नाम से 1965 के अंदर डेवलप किया गया था। तो प्लेटिनम रेटिंग मिली है IGBC के द्वारा इसको, और वो प्लेटिनम रेटिंग होती क्या है और किस बिहाफ पर वो दी जाती है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लास्ट जो आपकी न्यूज़ है वो अर्थ ओवरशूट दिवस। ये जो अर्थ ओवरशूट दिवस है तो किस प्रकार इसकी गणना की जाती है और ये क्या है उसके ऊपर आज की कक्षा में हम लोग कवर करेंगे। जब आप इन क्लास को कवर कर लोगे तो आप इन प्रारंभिक परीक्षा के इन MCQ को सोल्व कर पाओगे। तो देखते एक बार प्रारंभिक परीक्षा वाले जो प्रश्न है वो माइक्रोप्लास्टिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए विचार करते हैं, कौन कौन से विचार करने हैं। माइक्रोप्लास्टिक को प्लास्टिक के टुकड़ों के रूप में जिसकी लंबाई में 50 मिलीमीटर से कम हो उसके रूप में परिभाषित किया जाता है। माइक्रोबिड्स का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन या प्रसाधन उत्पाद के रूप में भी किया जाता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो आपको गलत कथन को पहचानना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गलत कथन की पहचान करनी है। एक बार दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा है NMGC, जो कि स्वच्छ गंगा मिशन को लेकर है, नेशनल क्लीन गंगा मिशन। उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिना पानी के प्रवाह की निरंतरता बनाए रखना, प्राकृतिक ऋतु परिवर्तन को बदलना, ये है। सतह के प्रवाह भूजल को बाहर करना, बनाए रखना, बहाल करना है, ध्यान रखना भाई। ये क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति को पुनर्जीवित और बनाए रखना। तो NMGC जो कि अपना क्लीन गंगा मिशन है नेशनल, उसके संदर्भ में आप लोगों को इस कथन को पहचानना है। कौन सा सही है कौन सा गलत है इसकी पहचान आपको करनी है। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर क्या होगा, उसके ऊपर आप लोगों को चर्चा करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को आज के पहले टॉपिक के साथ। और पहला टॉपिक आपका कौन सा है? जो है गंगा नदी में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण। अब देखो क्या है ये माइक्रोप्लास्टिक। माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण अभी हाल फिलहाल के अंदर जो आपको पता है गंगा नदी का प्रवाह आपके उत्तराखंड से, फिर उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश वाला पार्ट, बिहार वाला पार्ट आता है, पश्चिम बंगाल वाला, झारखंड वाला भी कुछ एरिया इसको कवर करता है। तो ये 5 जो है राज्य उनसे प्रभावित होती है। और हरिद्वार के अंदर आपको पता है कि पहली बार मैदानी भाग में प्रवेश करती है। और यूपी में अगर आप लोग देखोगे तो इस गंगा का काफ़ी धार्मिक महत्व है। और उस धार्मिक महत्व होने के कारण जैसे लोग बाग क्या करते हैं कि आज भी बहुत सारा प्रदूषण गंगा नदी के अंदर बहाया जाता है। और वो सोचते हैं कि अगर हम गंगा नदी के अंदर डुबकी लगाएंगे या फिर गंगा नदी में कुछ ऐसा होगा तो आत्मशुद्धि होगी। और कहीं ना कहीं उस वजह से जो प्रदूषण हो रहा है उसकी समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रसाद वगैरह का वितरण वगैरह वहाँ पर होता है, ये सारी चीज़ें होती है। और वाराणसी और अगर आप हरिद्वार इन जगहों पर देखोगे तो यहाँ पर तो विशेष कार्यक्रम भी आयोजन किए जाते हैं। तो वाराणसी को लेकर ये खास कर दिया गया है कि जो वाराणसी का जो क्षेत्र है, वाराणसी के उस क्षेत्र के अंदर जो है सिंगल यूज प्लास्टिक और द्वितीयक प्लास्टिक, मैं आप लोग को बता देता हूं, जैसे कप हुआ, कटलरी हुआ, प्लेट वगैरह हुआ, जहां पर प्रसाद वगैरह जिसके अंदर मिलते हैं वो सब। तो लोग बाग क्या करते हैं, प्रसाद वगैरह लेते हैं या फिर कप कटलरी लेते हैं और उसको गंगा नदी में विसर्जित कर दें।
एक मात्रा तक अगर धार्मिक पक्ष देखें तो धार्मिक पक्ष तो ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जिस वजह से आप ये गंगा में विसर्जन कर रहे हो और उसकी वजह से लगभग 1 साल के अंदर जो जीव जंतुओं को जो नुकसान हो रहा है, मानव प्रजाति के अंदर खाद्य श्रृंखला को जो नुकसान हो रहा है, उसका आकलन शायद आप लोग नहीं कर पाते। तो उसको लेकर ये न्यूज़ आई है। और यहाँ पर इस माइक्रो प्लास्टिक की वजह से क्या होता है, गंगा नदी का जल प्रदूषित होता है। तो एक बार इस माइक्रो प्लास्टिक के ऊपर भी नज़र डालेंगे कि मनुष्य के ऊपर किस प्रकार ये प्रभाव डालता है, और दूसरा जो समुद्री जीव है उनके ऊपर किस प्रकार ये प्रभाव डालता है। अब देखो, सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि माइक्रो प्लास्टिक जो प्रदूषण है उसके कारण क्या है, क्या इसके कारण है। तो सबसे पहले कारण की अगर मैं चर्चा करूं तो ये जैसे एक नदी है, एक नदी का प्रवाह हो रहा है। अब यहां पर क्या है कि अगर आप नदी के किनारे शहर देखोगे तो बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पर इस घर से नदी का सीवरेज गंदा पानी आया और सीवरेज को एक तरीके से बहाल नहीं किया गया है, उसकी मरम्मत या उस तरीके से उसका कवरेज नहीं किया गया है, जिसके कारण ये जो गंदा पानी है गंगा नदी के अंदर प्रवाहित होता है। और जब ये घरेलू पानी या ये गंदा पानी गंगा नदी में प्रवाहित होता है तो इसके अंदर छोटे छोटे प्लास्टिक के कण, माइक्रो प्लास्टिक पाए जाते हैं जो गंगा नदी के अंदर विसर्जित होते हैं और जिसके कारण गंगा नदी का जल प्रदूषित होता है। अगर हम लोग माइक्रो प्लास्टिक या प्रदूषण के कारण पर चर्चा करें तो 3 चरणों में उसको बांट सकते हैं। पहला चरण तो कौन सा है? पहला तो है धार्मिक चरण। धार्मिक चरण के अंदर क्या है, जैसे प्रसाद हुआ, उसके साथ कप, कटलरी, जो फूल वगैरह प्लास्टिक के हम लोग लेते हैं और उसका गंगा नदी में विसर्जन करते हैं, तो ये तो हुआ धार्मिक पक्ष। दूसरा क्या हुआ, आप लोग देखोगे उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, बिहार का कुछ क्षेत्र जहां पर उद्योग वगैरह है, वहां से औद्योगिक अपशिष्ट निकलते हैं और ये औद्योगिक अपशिष्ट प्लास्टिक के रूप में गंगा नदी के अंदर विसर्जित हो जाते हैं। और जब ये गंगा नदी के अंदर जाते हैं तो माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण का एक कारण बनता है। और दूसरा देखोगे कि जो घनी आबादी वाले क्षेत्र है, औद्योगिक अपशिष्ट और गैर अपघटनीय पर ये जो प्लास्टिक है, इन सब का भी गंगा नदी के अंदर प्रवाह होता है। तो 3 चीजें हमने देखी, एक तो घरेलू जिसके कारण सीवरेज के कारण पानी आ रहा है, दूसरा देखा हमने औद्योगिक, वो औद्योगिक मल मलबा प्लास्टिक जो है गंगा नदी के अंदर प्रवाह हो रहा है, और तीसरा देखा हमने कौन सा, धार्मिक। तो ये 3 मुख्य कारण बताए गए हैं गंगा नदी के माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण के। अब आइए चर्चा करते हैं इनके ऊपर कि क्या इनके प्रभाव हो सकते हैं मनुष्य के ऊपर और जीव जंतुओं के ऊपर। तो प्रभाव पर एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो प्लास्टिक प्रदूषण विशेष रूप से हानिकारक क्यों है, इस प्रश्न को एक बार हम लोग देखते हैं कि ये विशेष रूप से हानिकारक क्यों है। देखो मैं आपको बताता हूं, प्लास्टिक प्रदूषण आपको मैंने बताया कि 3 मुख्य है, घरेलू, औद्योगिक और धार्मिक। प्लास्टिक प्रदूषण जो है, प्लास्टिक को अपघटित होने में कई हजार करोड़ों साल लग जाते हैं, ये सच बात है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा धार्मिक पक्ष भी कई हजार करोड़ों सालों से जुड़ा हुआ है। जब तक हमारा ये धार्मिक पक्ष जुड़ा हुआ है तब तक प्रदूषण फैलता रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा था कि धार्मिक पक्ष को आपको खत्म करना है, लेकिन धार्मिक पक्ष से संबंधित जो गैर धार्मिक चीजें उनको खत्म करना है। जैसे आप लोग भारतीय संविधान की भी बात करोगे तो वो संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की बात करता है, गैर धर्म की बात नहीं करता। तो आप जिन चीजों का विसर्जन कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन आप उनका विसर्जन सिंगल प्लास्टिक यूज प्लास्टिक जो कप कटलरी वगैरह होती है या फिर जो द्वितीयक प्लास्टिक है उनके रूप में मत करो। आप प्रकृति के द्वारा जो कंद फूल वगैरह है उनका आप उपयोग करो, जिनका विसर्जन जो है गंगा नदी के अंदर होगा, लेकिन उससे जो है कोई माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण नहीं होगा। तो ये हानिकारक, पहला तो अगर आप लोग देखते हो तो प्लास्टिक को विघटित होने के अंदर हजारों करोड़ों साल लग जाते हैं, और जब जब ये विघटित होगा तो किसका कारण बनेगा, प्रदूषण का कारण बनेगा। दूसरा, अगर आप लोग नजर डालते हो तो बहुत सारे जीव जो है, समुद्री जीव जो है जिसको जू प्लैंकटन बोलते हैं, उनका प्रमुख आहार जू प्लैंकटन होता है। जू प्लैंकटन आकार में छोटे होते हैं। जब मछलियां वगैरह या बाकी व्हेल वगैरह जब नदी के अंदर होते हैं तो वो इन माइक्रो प्लास्टिक को ग्रहण करते हैं, और जब उनका अंतर्ग्रहण होता है तो उनसे उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जिसके कारण
जलीय पारिस्थितिकी तंत्र भी प्रभावित होता है, और आपको इस जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को भी क्या करना है, बहाल करना है। तीसरा, अगर हम लोग नजर डालें तो आपको पता है कि मनुष्य जो है वो जीव जंतुओं पर निर्भर है, जलीय जीव पर भी निर्भर है। जब इन मछलियों का, व्हेल का या छोटे जंतुओं का जो नदी के अंदर प्रवास रहते हैं, उनकी जब मृत्यु होती है तो कहीं ना कहीं खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है, और उस खाद्य श्रृंखला से मनुष्य जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर इन जो है जलीय जीव का सेवन करता है, तो मनुष्य प्रभावित होता है। एक रिपोर्ट अगर मैं आप लोग को बताऊं तो 1 साल के अंदर अंदर बताया जाता है कि जलीय जीव इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उससे मनुष्य के अंदर माइक्रोप्लास्टिक 50,000 बताया जाता है, 50,000 के आसपास इतने जलीय जीव और इतने ही मनुष्य उससे प्रभावित हुए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हानिकारक हो सकती है, तो आपको ध्यान में रखना है इन चीज़ों को। अब मनुष्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ जाता है, देखिए मैंने आप लोग को पहले ही बताया है कि एक तरफ होती है प्रकृति और दूसरी तरफ होता है अपना मनुष्य, जो कि सामाजिक प्राणी भी है और आजकल दूसरा प्राणी भी बन चुका है। प्रकृति मनुष्य, मनुष्य प्रकृति, इन दोनों के बीच में समस्थाई की बनी हुई है, ये इक्विलिब्रियम इनके बीच में बना हुआ है। जब इनके बीच में साम्यावस्था बनी हुई है तो प्रकृति का इस्तेमाल मनुष्य करता है और प्रकृति मनुष्य से ही अपना इस्तेमाल कराती है। जैसे पेड़ पौधे है, जीव जंतु है, तो इसका हमें संरक्षण किए रखना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, प्रकृति का क्षरण करने लग जाते हैं और इससे पारिस्थितिकी तंत्र कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है। तो यहां पर अगर मैं नजर डालूं तो जो समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण है, खाद्य श्रृंखला में जब वो पहुंचता है, जाहिर सी बात है नदी के अंदर पहुंचेगा, मछली उसको खाएगी और हमारे जैसे जानवर मछली को खाएंगे, तो जब हम उसको खाएंगे तो क्या होगा, वो हमारे लिए हानिकारक होगा। तो सुन लो, आपको ध्यान रखना है कि आपको सेवन करना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि हमारी वजह से ही वो लौट कर हमारे पास ही आ रहा है। एक कहावत है ना कि आप प्रकृति को जितना नुकसान पहुंचाओगे, प्रकृति रिटर्न में आपको देगी। बैंक की तरह काम करता है ये, ब्याज के साथ आपको देगी, और इसका उदाहरण आप कोरोना वायरस देख सकते हो। अगला देखो, मनुष्य जो खाद्य पदार्थ का जो ग्रहण करता है, एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी कब, जून 2019 के अंदर। अभी अभी मैंने आप लोग को बताया कि 50,000 जो कण है वो अपने साथ भोजन के रूप में हम उसको क्या कर रहे हैं, अंतर्ग्रहण कर रहे हैं। तो ये माइक्रोप्लास्टिक हमारे शरीर में पहुंचते हैं, कैंसर का कारण बनते हैं, और कैंसर के रोग के लिए फिर हमें विशेषज्ञ के पास जाना पड़ता है, और फिर वहाँ से फिर दोबारा प्लास्टिक का यूज़ होता है और उन प्लास्टिक को बहा दिया जाता है। अगर आप लोग देखोगे, अभी तो 2014 के बाद जब से हमारा नेशनल क्लीन गंगा मिशन प्रोग्राम चला है, अभी उसके ऊपर भी मैं चर्चा करूँगा, काफ़ी कम मात्रा में प्रदूषण कम हुआ है, काफ़ी प्रदूषण कम हुआ है। लेकिन अगर 2014 से पहले आप लोग नज़र डालोगे तो अपने घाट वगैरह या फिर आप यूपी के अंदर ही अलग अलग जगहों पर जाओ और गंगा नदी का जल आपको इतना ज़्यादा दूषित, वहाँ पर प्लास्टिक वगैरह, कटलरी वगैरह, कप वगैरह इतने ज़्यादा दूषित मिलते थे कि उसका परिणाम शायद आज भुगतना पड़ रहा हो हमें। तीसरा देखो, मैंने आप लोग को बताया कि जो मनुष्य प्लास्टिक का जो अंतर्ग्रहण करता है उससे क्या होता है, रसायन कैंसरजनक रोग हो सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर मानव मनुष्य के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। अब पीने का पानी, अब हम लोग धार्मिक पक्ष भी देखें तो आज भी दूसरे राज्यों से, अब यूपी के जो बिहार के या फिर उत्तराखंड के हैं, वो लोग तो क्या है कि वो लोग तो, उनके लिए तो जल अवेलेबल है गंगा नदी का, लेकिन हम लोग पवित्रता के आधार पर गंगा नदी का जल लेकर आते हैं। जब उस गंगा नदी का जल लेकर आते हैं तो हमें भी नहीं पता कि उस जल के अंदर कितने माइक्रोप्लास्टिक हो गए, और इसका उदाहरण एक रिपोर्ट बता रही है। तो आज भी हम उसको धार्मिक पक्ष के तौर पे तो देख रहे हैं, लेकिन जब उसका जल का सेवन कर रहे हैं हम लोग, तो इस रिपोर्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। तो एक प्रकार से समन की रीतियां बनानी होगी कि जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम हो, माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण। तो ये तो था जीव जंतु और मनुष्यों पर प्रभाव। अब देखो, अब सवाल उठता है कि ये तो सर आपने बता दी सारी चीजें, लेकिन इसको कम करने के लिए, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए भारत के क्या प्रयास है। अब भारत के जो प्रयास है, 2 प्रयास है, उसकी विश्व स्तर पर भी चर्चा हो रही है। एक तो जो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन अभियान है, इस बीट प्लास्टिक पोल्यूशन अभियान के अंदर क्या है, सबसे बड़ी समस्या आती है जो अपना सिंगल यूज प्लास्टिक होता है उसकी। इस सिंगल यूज प्लास्टिक के अंदर
इस बीट प्लास्टिक पोल्यूशन अभियान के अंदर क्या किया गया कि 2022 तक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको खत्म करने को लेकर बात होगी। और अभी हाल फिलहाल में चर्चा का कारण भी, विषय भी रहा है कि बीट प्लास्टिक पोल्यूशन को भारत काफी मात्रा तक 2021 तक कम कर चुका है। तो 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे आपका कप हुआ, कटलरी हुआ, प्लेट्स वगैरह हुआ, ये डोने वगैरह, ये सारी चीजें हुई, ये सिंगल यूज प्लास्टिक है। दूसरा क्या है, अगर आप लोग देखोगे तो 20 से अधिक राज्य ऐसे हैं जो इस तर्ज के ऊपर काम कर रहे हैं, संघ शासित प्रदेश और वो जो राज्य है, और उन्होंने क्या कर रखा है, अपने यहां पर इन सारी चीजों को बैन कर रखा है, जो कि माइक्रो प्लास्टिक का एक कच्चे माल के स्रोत के रूप में कार्य करती है। जैसे आपका कैरी बैग हुआ, कप हुआ, प्लेट हुआ, कटलरी हुआ, ये सारी चीजें हुई। और ध्यान रखना, आप जो आज के टाइम पे तो 20 राज्यों ने किया है, पहले के टाइम पे आप शॉपिंग मॉल जाते थे और वहां पर आपको कैरी बैग मिलते थे, वो प्लास्टिक के होते थे। आज के टाइम पे तो अखबार वगैरह, कागज वगैरह इनके मिलने लग गए। ये सारी चीजें सिंगल यूज प्लास्टिक थी और 20 से अधिक राज्यों ने सराहनीय कदम उठाते हुए उन पर रोक लगा दी है। तो ये एक अच्छा कदम है जिसके विश्व स्तर पर सराहनीय जो है भारत को सराहाया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन अभियान और 20 से अधिक राज्य, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब चलिए अगली न्यूज के ऊपर नजर डालते हैं। अगली न्यूज भी कहीं ना कहीं जो आपका पहले वाला टॉपिक था उसके साथ ही जुड़ी हुई है। और क्या है ये न्यूज? स्वच्छ गंगा निधि, क्लीन गंगा फंड। अब ये समानांतर दो चीजें न्यूज के अंदर रही है। एक तो आपका रहा है नेशनल क्लीन गंगा मिशन फंड, ठीक है। अब देखते हैं, एक बार समझते हैं। अब चूंकि न्यूज के अंदर रहा है, काफी चर्चा के अंदर है, उसके ऊपर भी हम लोग नजर डालते हैं। अब ये स्वच्छ गंगा निधि फंड, क्लीन गंगा फंड क्या है? अभी हाल फिलहाल के अंदर क्या है कि मार्च 2021 तक इसकी रिपोर्ट अब आई है। 2021 तक इसमें 450 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा हो चुकी है। अब भाई क्यों जमा हुई है, कैसे हुई है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जब हम लोगों ने नेशनल क्लीन गंगा मिशन फंड प्रोग्राम ये चलाया तो उसके अंदर 20,000 करोड़ रुपए हमने क्या किए, आवंटित किए। और किसके लिए? आपको पता है नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया गया और उसके अंदर गंगा का पुनरुद्धार करने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए, गंगा को साफ स्वच्छ रखने के लिए यहां पर ये 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ये जो 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे 2014 से इस नेशनल क्लीन गंगा मिशन फंड के तहत, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो मिला आपको, किसको मिला? यूपी को मिला, आपको बिहार को, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आपका उत्तराखंड, इनको मिला। तो ये जो 20,000 करोड़ है, तो अभी क्या रिपोर्ट आई कि लगभग सभी को आवंटित कर दिए गए थे और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1,000 करोड़ के आसपास बचे हुए हैं। 1,1074 इसके आसपास है, एग्जैक्ट डेटा आपको याद रखने की जरूरत है नहीं। तो ये जो पैसे बचे हुए हैं, लेकिन अभी भी प्रदूषण बढ़ा हुआ है, गंगा का पुनरुद्धार अभी भी करना है। तो हमने क्या काम किया, एक क्लीन गंगा फंड बना दिया। और उस क्लीन गंगा फंड के अंदर क्या किया, जितने भी अपने पीआईओ है, अब तो पीआईओ ओसीआई एक ही हो गया, जो अपने ओसीआई है, जो अपने एनआरआईज है, और इवन इंडियन भी, मतलब ये भी इंडियन ही होते हैं। एनआरआई आपको पता है, पीआईओ ओसीआई आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देख लेना। तो ये जो होते हैं, इनको एक तरीके से सामाजिक उत्तरदायित्व सौंपते हुए कि कहा गया कि आप जो है ना ज्यादा से ज्यादा फंड रेज करो, और अगर आप ज्यादा से ज्यादा फंड रेज करोगे तो उसके लिए एक फंड बना दिया गया जिसका नाम है क्लीन गंगा फंड। और इसके अंदर 450 करोड़ रुपए से अधिक की राशि क्या हो चुकी है, जमा हो चुकी है। अब इससे होगा क्या? तो अगर हम लोग कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत गतिविधियों को शामिल करें या इसके महत्व को देखें, तो आपको दिखाई देगा कि इसमें इन गतिविधियों को शामिल किया गया है। तो जो क्लीन गंगा फंड जो डाला गया है उसमें सबसे पहले घाट निर्माण, घाटों का संशोधन, घाट का विस्तार, इसको शामिल किया गया है। घाटों की सफाई को शामिल किया गया है। अगला महत्वपूर्ण, घाटों पर सुविधाएं उपलब्ध करना, शमशान घाट वगैरह जो है उसका पुनरुद्धार करना। गंगा ग्राम, एक पूरा ग्राम ऐसा जो स्वच्छ ग्राम की अवधारणा के ऊपर आधारित हो, गंगा ग्राम
नाले और नालियों का जैव उपचार करना। आपको पता है कि नाले और नालियाँ जो कि एक प्रमुख प्रदूषण का कारण बनते हैं, उनका जैव उपचार करना, उनका बायो रेमेडिएशन करना। सूचना, शिक्षा, संचार, ये यहाँ पर चीज़ें आपको दिखाई देगी। फिर अगर आप लोग देखते हो कचरा स्कीमर्स का उपयोग करके, कचरे का इस्तेमाल करके जो नदी का जो सतही जल है जो प्रदूषित हुआ है उसको क्या करना, उसकी सफाई करना। और फिर आपका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। नदी के अंदर न केवल माइक्रो प्लास्टिक का ही जो है प्रवाह होता है, उसके अलावा जो बड़े बड़े प्लास्टिक है उनका भी प्रवाह किया जाता है। और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन करना और फिर वृक्षारोपण करना। तो ये सभी के सभी वो मुद्दे हैं, ये वो गतिविधियां हैं जिसको सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे की तरफ। अब इसका महत्व क्या है? अब महत्व की अगर मैं बात करूं तो देखो, सिंपल सी स्टोरी मैं आपको बताता हूं। एक तरफ तो हम लोग देखते हैं गंगा नदी, जिसका हम लोग एक धार्मिक पक्ष देखते हैं। दूसरा हम लोग मान लेते हैं अपने आप को ए पर्सन। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर हम इसकी स्वच्छता, इसकी साफ सफाई, इसके पुनरुद्धार के ऊपर बात करेंगे, फंड रेज करेंगे इसके लिए, तो कहीं ना कहीं इस लोगों की नजदीकियां इसकी तरफ बढ़ेगी, लोगों का उत्साह बढ़ेगा और कहीं ना कहीं स्वामित्व की भावना आएगी कि यार ये अपनी ही तो चीजें हैं, हम प्रदूषित कर रहे हैं तो किसको, अपनी ही चीजों को। अगर आप कूड़ा डालोगे अपने ही घर में तो अंततः बीमारी तो आपको ही होनी है। तो ये स्वामित्व की भावना पैदा करने की पहल होगी, लोगों के अंदर उत्साह बढ़ेगा। दूसरा क्या है, गंगा के करीब लाने की कोशिश की जाएगी। ये चीज इसके अंतर्गत देखी गई है। फिर अगले कॉन्सेप्ट पर अगर हम लोग और नजर डालें, इसका महत्व ये भी है कि गंगा को उसमें योगदान के लिए आगे आने वाले में प्रमुख संगठन और आम जनता को भी शामिल किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि भारत का हर एक कोना, भारत का हर एक तबका गंगा से अपनी क्या बढ़ाएगा, नजदीकियां बढ़ाएगा। अगर आज भी हम लोग बात करें तो अंततः नुकसान तो हमें ही हो रहा है और उस नुकसान की भरपाई भी किसको करनी है, उस नुकसान की भरपाई भी हमें करनी है। तो इस सामाजिक उत्तरदायित्व का ये फायदा आपको, ये महत्व आपको दिखाई देगा। और सरकार को ऐसे प्रयास लगातार करने चाहिए। अगर फंड कम हो रहा है तो एक और कोष बनाना चाहिए और उस कोष के अंदर ग्राम पंचायत को ये कार्य सौंपना चाहिए कि आप जो है हर घर से, हर गांव से इतना चंदा इकट्ठा करोगे और जिसको गंगा के पुनरुद्धार के लिए लगाया जाएगा। तो ये कुछ इसका महत्व देखने को मिला है। अब आइए नजर डालते हैं अगली न्यूज के ऊपर, जो है कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कांडला विशेष आर्थिक जो है क्षेत्र। अब ये कांडला है कहां पर, पहले तो इसको समझना है। देखो, सबसे पहले जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया था वो कांडला में ही बनाया गया था 1965 के अंदर, EPZ, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के नाम से। अब गुजरात के अंदर एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में कांडला को देखा जाता है और एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है। अब ये विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, थोड़ा सा इसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा। अब देखो, ये एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर हमने कहा कि विशेष आर्थिक है, आर्थिक गतिविधियों के ऊपर कुछ विशेष सहूलियतें दे दी, छूट दे दी, तो विशेष हो गया क्योंकि सहूलियतें दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं किस क्षेत्र के अंदर, आर्थिक क्षेत्र के अंदर। जब छूट मिल रही है, सहूलियतें मिल रही है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे, उद्योग स्थापित करेंगे इस क्षेत्र के अंदर। जब ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित होगा तो कहीं ना कहीं उससे क्या बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ा तो उससे क्या बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा। और जब उत्पादन और निर्यात बढ़ा तो कहीं ना कहीं हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, भुगतान संतुलन खाता है, वो कहीं ना कहीं साम्य अवस्था में आएगा। तो भुगतान संतुलन घाटे को कम करने के लिए भी ऐसी चीजें की जा रही है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसलिए भी बनाए जा रहे हैं ताकि यहाँ पर उत्पादन बढ़े और जिसकी वजह से देश का सकल घरेलू उत्पाद बढ़े, GDP बढ़े। ये सारी चीजें आप लोग इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ोगे। तो उत्पादन बढ़ाना है, निर्यात बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उत्साहित करना है कि इस तरफ प्रभावित हो, तो ऐसे उद्योग यहाँ पर लगाए जा रहे, तो सरकार को कुछ रियायतें देनी होगी। और सरकार ने रियायतों को लेकर ये क्षेत्र घोषित कर दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ, दूसरे पहलू पर मैं जब नजर डालता हूं तो ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर हम फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कोई उद्योग लगा रहे हैं तो उसकी वजह से पर्यावरण को कितना नुकसान होगा, उसकी वजह से आसपास के जो जीव वगैरह है, जीव जंतु, उनको कितना नुकसान होगा। तो ये जो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र है, एक मुख्य औद्योगिक शहर है, इसको
आईजीबीसी की ग्रीन सिटी रेटिंग के अंदर प्लेटिनम रेटिंग दी गई है। अब ये आईजीबीसी क्या होती है इसके ऊपर में मैं चर्चा करूंगा। अब यहां पर ग्रीन सिटी रेटिंग का नाम आया है। अब हरित औद्योगिक शहर के रूप में इसको विकसित किया गया है। अब ये हरित औद्योगिक शहर के रूप में इसको क्यों विकसित किया गया है? देखो, जहां पर हरित शहर, हरित गलियारा, हरित उद्योग की बात आती है तो वहां पर जाहिर सी बात है कि पेड़ों की प्रजाति अधिक होगी, और जब पेड़ पौधों की प्रजाति अधिक होगी, जैव विविधता को कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं पक्षियों की प्रजातियां वहां पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखते हैं एक बार कौन सी क्या न्यूज है इसके अंदर। इस जो कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इसके अंदर लगभग 68 प्रजातियों के पेड़ उगाने और 28 किस्मों के पक्षियों को आकर्षित करने में ये कामयाब रहा है। जाहिर सी बात है कि ज्यादा से ज्यादा अगर पेड़ पौधे लगाएंगे, पेड़ों की अलग अलग प्रजातियां होगी, तो पशु पक्षी तो ऑटोमेटिकली अपने आप क्या होंगे, आकर्षित होंगे। और इससे एक और चीज यहां पर देखी गई है, जो मियावाकी वर्गीकरण पद्धति है वो कहीं ना कहीं सुचारू रूप से लागू होगी। मियावाकी के अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएंगे, और ये जो अलग अलग प्रकार के वृक्ष है उसके अंदर क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा पक्षी यहां पर क्या होंगे, प्रवास करेंगे। और हरित गलियारे जैसे कॉन्सेप्ट को, हरित औद्योगिक शहर जैसे कॉन्सेप्ट को हम यहां पर लागू कर पाएंगे। तो ये कुछ यहां पर आपने देखा कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में। तो ये तो हुआ हरित के बारे में, हरित औद्योगिक के बारे में। और उसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषण जो इनकी वजह से हो रहा है, उस पर्यावरण प्रदूषण को भी कम करने के अंदर हमारी क्या होगी, मदद होगी। पर्यावरण प्रदूषण को भी कम कर पाएंगे। अब ये आईजीबीसी की रेटिंग है। अब ये आईजीबीसी क्या होती है, आइए एक बार उसके ऊपर नजर डालते हैं। तो आईजीबीसी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ये एक परिषद है, और ये जो परिषद है वो CII भारतीय उद्योग परिसंघ जो है उसका एक हिस्सा है, जिसका गठन 2001 के अंदर किया था। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। ये जो आईजीबीसी है ये 4 तरीके से रेटिंग करता है। एक में आपका आता है प्लेटिनम रेटिंग, फिर आपका आता है गोल्ड, फिर आपका आता है सिल्वर, और फिर आपका आता है सर्टिफाइड। और नंबरिंग दी जाती है कि आपने कितने किस्म के पौधे लगाए, आपने पर्यावरण प्रदूषण जो उसको कितने प्रतिशत तक कम किया, उस आधार पर रेटिंग दी जाती है। तो लगभग 81, 81 से लेके 100 तक अगर रेटिंग है तो उसको प्लेटिनम में रखा जाएगा। 71 से 80 तक है तो गोल्ड में रखा जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग देखते हो 60 to 70 है तो सिल्वर में रखा जाएगा, और 50 to 60 है तो लगभग आपको किस में रखा जाएगा, सर्टिफाइड के अंदर। तो सर्टिफाइड वाला जो थोड़ा सा पर्यावरण के हिसाब से थोड़ा सा बेकार माना जाता है, गोल्ड और प्लेटिनम अच्छा माना जाता है। और ये पहला कांडला स्पेशल इकोनॉमिक ऐसा पहला उदाहरण है। और हमें क्या करना चाहिए, ऐसे ही पहल को सपोर्ट करना चाहिए कि अलग अलग स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर जहां उद्योग लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है, उसको कम करने के लिए, उसको निम्न करने के लिए ऐसे ही हरित औद्योगिक शहर का विकास करना चाहिए। और क्यों, इवन कांडला ही क्यों, ऐसा हर एक वो क्षेत्र जहां जहां पर गुजरात के क्षेत्र हुए, यूपी के क्षेत्र हुए, हरियाणा के क्षेत्र हुए, जहां पर औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई है, उसके शहर से साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, इस औद्योगिक शहर को भी विकसित किया जाना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं, पानीपत की रिफाइनरी अगर है, अगर यहाँ पर कोई उद्योग है, तो पानीपत शहर को भी औद्योगिक या हरित औद्योगिक शहर घोषित करना चाहिए। वो घोषित करने से नहीं होगा, उसके लिए पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आईजीबीसी ग्रीन सिटी रेटिंग प्रणाली के बारे में जाना। अब अगली न्यूज और आज की लास्ट न्यूज हम लोग देखते हैं, अर्थ ओवरशूट दिवस। इसको मैं सरल शब्दों में समझाता हूं। देखो क्या होता है, एक होता है वो व्यक्ति जो सेवा लेने वाला है, और एक वो होता है जो सेवा प्रदाता है, जो सेवा को प्रदान करने वाला है। यहां पर प्रकृति और मानव को देख सकते हो। सेवा कौन लेता है और देता कौन है? प्रकृति क्या है, एक तरीके से सेवा प्रदाता है, और सेवा का उपयोग करने वाला कौन है? हमारे जैसा जानवर जो है वो मनुष्य। ये अब एक सिंपल सा एग्जांपल देख रहे थे। तो प्रकृति के पास सीमित संसाधन है,
अब हम बोलते हैं कि यार इन सीमित संसाधनों को आपको ध्यान में रखना है, सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए प्रकृति का दोहन करना है, पर्यावरण का दोहन करना है। अब ये जो सीमित संसाधन है इनको हमें मद्देनजर रखता है। अब हमने मान लिया कि साल के अंदर 365 दिन है और इस 365 दिन के अंदर हमारे पास जैविक या जैव संसाधन 500 है, ऐसा मान लेते हैं, इसको वैसे मत लेना, ये 500 संसाधन है। अब एक तरफ है मनुष्य, इनको इन 500 संसाधनों का इस्तेमाल करना है, सीमित है इस एक साल के अंतर्गत, है तो बहुत सारे लेकिन इस एक साल के अंदर 500 बांट दिया गया। हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 365 दिन, हम दोहन करना शुरू करेंगे और एक ही दिन के अंदर, एक ही दिन का मतलब है कि लगातार दोहन पे दोहन करके इसको 6 महीने में ही खत्म कर देंगे। अब मान लेते हैं कि 6 महीने में 500 खत्म हो गए। अब क्या होगा, प्रकृति के पास जाएंगे और प्रकृति को कहेंगे कि थोड़ा सा और संसाधन दो, थोड़े से और संसाधन दो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगले साल के 500 और हमने यूज कर लिए। तो एक तरीके से हमें सिर्फ 500 मिलना था लेकिन हम और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जैविक संसाधन ये फिक्स है, लेकिन हमारी निर्भरता इनके ऊपर लगातार बढ़ती जा रही है। और जब हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से एक चीज नजर आ रही है कि हम यहां पर पारिस्थितिकी घाटा उसको झेल रहे हैं, जैविक संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं। तो यही कॉन्सेप्ट निकल कर आया फिर अर्थ ओवरशूट डे का। क्या कि जिस दिन आप इन 500 का इस्तेमाल कर लोगे, वो डेडलाइन बना दी गई कि भाई आज 29 जुलाई है, इस 29 जुलाई को आपके सारे के सारे संसाधन खत्म हो गए, ये 500 है। अब आप ध्यान रखना, आप घाटे की स्थिति में जाओगे। और इसी 29 जुलाई को, इसी डेडलाइन को क्या बना दिया गया, अर्थ ओवरशूट दिवस। आप यहां पर एक बार स्टेटमेंट पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। ये किसने निकाला है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इस मानव प्रजाति के पुण्य उन सभी जैविक संसाधनों का उपयोग 29 जुलाई 2021 तक कर लिया है जो पृथ्वी पर संपूर्ण वर्ष के लिए निर्धारित किए गए थे। जो एक वर्ष के लिए निर्धारित किए गए थे, हमने उसका इस्तेमाल कब तक कर लिया, 29 जुलाई। और इसी 29 जुलाई को अर्थ ओवरशूट दिवस के रूप में बना दिया। इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी बताया है, और वो फॉर्मूला कौन सा है, एक बार उसके ऊपर भी नजर डालते हैं। मानव द्वारा जैविक संसाधनों का उपयोग, मानव द्वारा किसका, जैविक संसाधनों का उपयोग बटे में पर्यावरण के अंदर, प्रकृति के अंदर जो जैविक संसाधन है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 365 से। ये आपके पास क्या आ जाएगा, अर्थ ओवरशूट का फॉर्मूला। और जिस दिन ये समाप्त हो जाएगा पूरा का पूरा, मान लेते हैं कि 1 जनवरी से लेके ये है आपका 31 दिसंबर, इस 29 जुलाई को, 29 जुलाई 2021 को हमारा क्या हो गया, सारे के सारे जैविक संसाधन या सारे के सारे संसाधन उनका हमने उपयोग कर लिया। 29 जुलाई के बाद 31 दिसंबर तक हम लोग किस स्थिति में रहेंगे, घाटे की स्थिति में रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य जो है किसके ऊपर, किसका ज्यादा दोहन कर रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का। और जब संसाधनों का दोहन कर रहा है तो उसकी वजह से घाटे जैसी स्थिति आ रही है। तो एक बार देखते हैं इसका क्या महत्व है, क्या कारण है, वो सारी चीजें इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। अब देखो क्या है, यहां पर आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझना है कि जो मानव प्रजाति है वर्तमान में पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा उत्पादित 74% अधिक जैविक संसाधनों का उपयोग करती है, जिसका अर्थ है कि हम प्रकृति पर 1.75 गुना अधिक डिपेंड है, अधिक निर्भर है। जाहिर सी बात है कि आपको साल के अंदर ये लिमिट मिली हुई थी और आपने उस लिमिट से 74% पूरे साल के अंदर अधिक क्या किया, जैविक संसाधनों का उपयोग किया। और उन जैविक संसाधनों का उपयोग करके आप क्या कर रहे हो, 1.75 गुना अधिक तेजी से उसका प्रयोग कर रहे हो। अब थोड़ा सा मैं आप लोग को बताऊं, देखो अब कुछ पूर्वानुमान लगाए गए थे, और वो पूर्वानुमान क्या थे, पूर्वानुमान ये थे कि यार अभी तो क्या है कि इस साल 2019 से 2020 कोरोना का टाइम पीरियड है, और 2019 से 2020 में कोरोना का टाइम पीरियड है। तो पहला अनुमान ये लगाया गया कि इस वर्ष तो
क्या होगा, जो हमारे वाहन वगैरह है वो तो रुके हुए हैं, जो प्लेन वगैरह वायुयान वगैरह वो रुके हुए हैं, और जब वो रुके हुए हैं तो उसकी वजह से जो हमारे संसाधन है, जो कार्बन उत्सर्जन है, वो कार्बन उत्सर्जन कहीं ना कहीं कम होगा। और जब कार्बन उत्सर्जन कम होगा तो जैविक संसाधन, आप एक चीज़ का उत्सर्जन कम कर रहे हो वो हमें प्रकृति से मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रकृति पर हमारी निर्भरता इस वर्ष कम होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमेजन वर्षा वन में लगातार वन काटे गए हैं, ब्राज़ील क्षेत्र के अंदर लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है, आग तक लग गई है। तो जब इन पेड़ों की कटाई हो रही है तो इससे भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कार्बन उत्सर्जन की में कमी नहीं आ रही है, कार्बन की मात्रा बढ़ रही है। तो हम ही कहीं ना कहीं उत्तरदायी तो है ये सारी चीज़ें करने के अंदर। तो पूर्वानुमान गलत हुआ। पूर्वानुमान ये था कि कोरोना के चलते सारी चीज़ें होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वनीकरण की समस्या भी आ गई यहाँ पर, और हमने भी उस चीज़ को बढ़ावा दिया। दूसरा क्या है कि इस समय पर अगर आप लोग नज़र डालोगे, हालांकि छोटा सा पॉइंट है लेकिन वो भी ध्यान में रखना है, भोजन का वेस्टेज जो हुआ वो बहुत अधिक हुआ। औद्योगिक पदार्थों के अंदर, उद्योग के अंदर जो वेस्ट है वो अधिक हुआ। और जब इन सारी चीज़ों का वेस्टेज ज़्यादा होगा, मतलब कार्बन का वेस्टेज ज़्यादा, संसाधनों का वेस्टेज ज़्यादा, संसाधनों का वेस्टेज ज़्यादा, तो पारिस्थितिकी घाटा होगा। तो इस घाटे को आपको क्या करना है, कम करना है। अब ये रिपोर्ट आई कहाँ से, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, उसको चलिए एक बार समझते हैं। देखिए, अब देखो, अगर हम प्रमुख बिंदु के ऊपर भी नज़र डालें तो आपको दिखाई देगा कि ये दिन उस तारीख को चिन्हित किया जाता है जब किसी दिए गए वर्ष में पारिस्थितिकी संसाधन, एग्जाम्पल के तौर पर मछली, जंगल, जीव जंतु ये है, और सेवाओं के संदर्भ में, सेवा के संदर्भ में कौन है, मानव प्रजाति, उसकी मांग जो है उस वर्ष के दौरान पृथ्वी को पर उत्पादित किए जाने वाले संसाधनों की मांग से अधिक होती है। कहने का मतलब यह है कि एक तरफ है हमारे पास संसाधन, और एक तरफ हमारे पास है मांग। मांग ज्यादा है किससे, संसाधन। जैसे आप लोग इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना, महंगाई का और मंदी का। मांग ज्यादा हो जाए आपूर्ति से, या फिर मांग कम हो जाए आपूर्ति से, तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है। संसाधन कम है लेकिन ज्यादा क्या है, मांग ज्यादा है। और जब ये सारी चीजें होती है उस तारीख को, जिस दिन ये कंप्लीट हो जाता है कि इसके बाद तो फिर मांग लगातार बढ़ती जाएगी। यहां तक बराबर हो गया, यूज कर लिया, इसके बाद बढ़ता जाएगा, तो उसके बाद पारिस्थितिकी घाटा आएगा। और इस दिन को कौन सा दिन घोषित कर दिया, अर्थ ओवरशूट दिवस। तो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले आया कहां से, एक बार उसके ऊपर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस कॉन्सेप्ट की, तो सबसे पहले जो यूके थिंक टैंक है, न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन के एंड्रू स्मिथ द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अब ये जो अर्थ ओवरशूट दिवस है किसके साथ बनाया गया था, ग्लोबल अर्थ ओवरशूट डे अभियान के साथ, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क जिसके अंतर्गत शामिल था। थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूं। देखो, किसके साथ लाया गया इसको, ग्लोबल फुटप्रिंट। और कौन सा फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट। अब कार्बन फुटप्रिंट के बारे में मैंने पहले भी चर्चा की है, दोबारा से चर्चा कर देता हूं। ये मेरा फुटप्रिंट है, मान लेते हैं कि ये मेरा फुटप्रिंट है, ये है मेरा फुटप्रिंट। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इतने कार्बन का उत्सर्जन कर रहा हूं। एक इंडिविजुअल पर्सन, एक इकाई हो सकती है, एक संगठन हो सकता है, एक कंपनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मैं इतने कार्बन का उत्सर्जन कर रहा हूं। कार्बन का के उत्सर्जन का मतलब क्या है कि मैं सीधा सीधा प्रकृति या पर्यावरण का अधिक से अधिक दोहन कर रहा हूं। मैं सीधा से सीधा क्या है, संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन कर रहा हूं। जब मैं प्रकृति संसाधन का अधिक से अधिक दोहन कर रहा हूं, कार्बन का ज्यादा से ज्यादा उत्सर्जन कर रहा हूं, तो इससे क्या होगा कि प्रकृति और पर्यावरण संसाधन इनके ऊपर मेरी निर्भरता बढ़ रही है। और जब निर्भरता बढ़ रही है तो अर्थ ओवरशूट जैसा कॉन्सेप्ट यहां पर निकल कर आएगा। अब आपको अगर आपसे मेंस एग्जाम में भी आ जाए, ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी ऐसी चीजें आ जाए, या आपको आंसर राइटिंग में ऐसी चीजें लिखनी हो, तो आप लिख सकते हो कार्बन का उत्सर्जन कम करना पड़ेगा। उत्सर्जन कम होगा तो जैविक संसाधनों के ऊपर निर्भरता कम होगी, और जैविक संसाधनों के ऊपर अगर निर्भरता कम हुई है तो अर्थ ओवरशूट या पारिस्थितिक घाटा जो है उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आप मेंस के लिए लिख सकते हो, काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब ये जो ग्लोबल कार्बन फुटप्रिंट था, इसको 2003 में अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन के रूप में क्या किया गया था, स्थापित किया गया है, जिसके
एक महत्वपूर्ण रणनीति ये भी थी कि जो पारिस्थितिकी पद चिन्ह है उसका डेटा भी उपलब्ध कराना है। मतलब अगर हमें ये डेटा पता चल जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने संसाधनों का दोहन हुआ है, घाटा हमारा कितना रहा है। तो नए नए कॉन्सेप्ट यहाँ पर ज्योग्राफी के अंदर आ रहे हैं। देखो मैंने पहले बताया है कि कुछ सालों से, पिछले 3-4 साल से अगर आप लोग देखोगे तो ज्योग्राफी के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट में आप देखोगे तो मेंस के स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन नहीं आते। वो ऐसे क्वेश्चन को लिंक करके पूछता है करंट के साथ। अभी अर्थ ओवरशूट है तो इसके पास, आपके पास लिमिटेड, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको लिखना लिमिटेड है। मतलब कि आपको फैक्चुअल भी चीज़ें डालनी है थोड़ी बहुत, और आपको कॉन्सेप्ट भी उसके साथ ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और इसको रटना नहीं है, इसको ऐसे ही समझना है कि अच्छा कार्बन फुटप्रिंट है हमारे पास, जैविक संसाधन है हमारे पास, पारिस्थितिकी घाटा है, अर्थ ओवरशूट है, इनको मिलाकर एक अच्छा सा आंसर आपको बना देना है, नंबर अपने आप मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग को थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब थोड़ा सा अगर हम लोग कारण पर चर्चा करें तो इसके क्या कारण रहे हैं, देखते एक बार कारण के ऊपर। सबसे बड़ा कारण कि इस ओवरशूट डे की वापसी जो हुई है, वापसी बोलेंगे, प्रमुख कारण 2020 के दौरान वैश्विक कार्बन फुटप्रिंट में 6.6% की वृद्धि हुई है। 2019 से 2020 लगभग 6% बढ़ा है। क्या बढ़ा है? कार्बन फुटप्रिंट। मतलब कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा है, मेरा ये फुटप्रिंट इतना हुआ है तो संसाधनों पर मेरी निर्भरता बढ़ी है, और संसाधनों पर निर्भरता बढ़ी है तो ये अर्थ ओवरशूट डे की वापसी हुई है। दूसरा अगर हम लोग देखें तो जीवाश्म ईंधन के जलने से जो कार्बन या उसका उत्सर्जन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, लोगों की गतिविधियों का जो प्रभाव है उसकी एक माप भी यहां पर सामने आई है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का अगर उत्सर्जन बढ़ेगा तो एक चीज बताओ, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा है तो कार्बन का उत्पादन बढ़ा है, और वो सारा का सारा आ कहां से रहा है? प्रकृति से आ रहा है। तो एक तरीके से ये एक ऐसा भी पैमाना हो गया जिससे हम कार्बन फुटप्रिंट का भी पैमाना ला सकते हैं, हम कार्बन गतिविधियों की माप का भी पैमाना यहां पर ला सकते हैं। फिर सबसे बड़ा कारण अगर इसमें देखोगे आप लोग तो वो है अमेजन वर्षा वन, जिसको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। इस अमेजन वर्षा वन की कटाई में लगातार वृद्धि हो रही है, और इसकी कटाई से जो वन्य जैव क्षमता है, आपको पता है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और यहां पर ऑक्सीजन के बीच में काम करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन का उत्सर्जन यहां पर पौधों के लिए महत्वपूर्ण। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अमेजन वर्षा वन की कटाई से इसमें 0.5% की क्या आई है? वैश्विक वन जैव क्षमता के अंदर कमी आई है। और अकेले अगर अमेजन वर्षा वन में ब्राजील का हम एग्जाम्पल देखें तो उस 1.1 मिलियन हेक्टेयर वर्षा वन वहां पर क्या हो गए? समाप्त हो गए। और पृथ्वी का जो फेफड़ा है वो क्या हो रहा है? सिकुड़ता जा रहा है। सिकुड़ता इसलिए जा रहा है क्योंकि वनों की क्या हो रही है? कटाई हो रही है। तो ये कुछ नया कॉन्सेप्ट यहां पर आपको दिखाई दिया, किसको लेकर? अर्थ ओवरशूट दिवस के रूप में। तो ये सारी चीज़ें आप मेंस के अंदर लिख सकते हो। प्रीलिम्स के अंदर तो खैर ऐसे चीज़ों से कॉन्सेप्ट अर्थ ओवरशूट दिवस हाल फिलहाल में समाचार में रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन मेंस के अंदर आपको आंसर राइटिंग के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण ये होगा। तो चलिए आज की क्लास का समापन करते हैं। अब मिलते हैं आपसे जल्दी अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।